सर ये तो सिर्फ पैर है। डस्टबिन को अच्छी तरह से चेक करो, उसमें देखो सिर्फ ये पैर का टुकड़ा है या बॉडी के और भी टुकड़े अंदर है। क्विक सर। तुम भी जाओ अंदर चेक करो। हाँ रागिनी, यहाँ केवल एक पैर मिला है, दाहिना पैर, पूरी बॉडी नहीं जैसी रिपोर्ट हुई थी। सर आपके निकलने के बाद एक और कॉल आया था संध्या पार्क के सिक्योरिटी गार्ड का। पार्क में पेड़ के पास एक कटा हुआ हाथ मिला है। जला हुआ है? सर थोड़ा जला हुआ है, पूरा नहीं। लेफ्ट हैंड है, किसी औरत का लगता है क्योंकि नाखूनों पर नेल पॉलिश है। यहाँ भी सेम है रागिनी। सर पूरा डब उलट के देख लिया, कोई टुकड़े नहीं है, लाश नहीं है। संध्या पार्क में कटा हुआ हाथ मिला है। किसी फीमेल के हैं, लेकिन 100% वेरिफिकेशन के बाद ही कह सकूंगा। डॉक्टर, ये गुमराह करने की कोशिश भी तो हो सकती है। क्या आप मुझे कंफर्म बता सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स एक ही लाश के हैं या दो अलग अलग लाशों के? टिश्यू मैच, डीएनए मैच, फॉरेंसिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से जलाई गई है, टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन अफवाहें फैलने में टाइम नहीं लगता डॉक्टर, सोशल मीडिया का जमाना है। शहर के सारे कचरा डंप सजे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। पार्क्स, नाले, सब जगह डबल सर्च के ऑर्डर्स दे दो। बाकी के टुकड़े कहीं भी हो सकते हैं। मार्केट एरिया में 2 टीम्स में खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ सर, और सिटी में 4 टीम्स फैल गई हैं। 3 टीम्स हैं मेरे अंडर सर। म्यूनसिपैलिटी के भी सारे सफाई कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है मैंने। शहर का कोई कोना छूटेगा नहीं सर। लहर नहीं पंकज, आंधी कहो। अफवाहों की फैक्ट्री ओवर टाइम चल रही है। सर हम अफवाहों की स्पीड से तेज आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास बाकी के बॉडी पार्ट्स भी होंगे, ताकि हमें क्लियर आइडिया हो सके कि एक ही लाश है या एक से ज्यादा। ऑन द डबल पंकज, सर पर दिवाली है। ऐसे में किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट सर। ये केस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये केस हमारी लिमिट्स टेस्ट करने वाला था। सर जो सामने दिख रहा था उससे तो ये किसी औरत के बॉडी पार्ट्स लगते हैं। पर एक ही औरत के, या फिर ये मल्टीपल बॉडीज के पार्ट्स थे? जब पहले 2 बॉडी पार्ट्स मिले तो हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं था, लेकिन 2 से ज्यादा मिलने वाले थे। कोई हमारे साथ गेम खेल रहा था, और इस गेम को समझने और सुलझाने में हम काफी उलझने वाले थे। आज दूसरा दिन है। शहर के एक नाले से एक और शव का टुकड़ा मिला है। क्या ये टुकड़ा उसी लाश का है जिसके 2 टुकड़े कल मिले थे, या तीनों अलग अलग बॉडीज के हिस्से हैं? इसकी कंफर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार पाए गए बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो निशानियां हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि वो किसी स्त्री के हैं। दिवाली के कुछ ही दिन पहले हुई इस घटना ने सारे शहर को आतंक की गिरफ्त से घेर लिया है। लोगों का डर कई संभावनाओं को हवा दे रहा है। एक अफवाह ये भी है कि कोई सीरियल किलर है जो खुलेआम घूम रहा है, तो कुछ लोग किसी जंगली जानवर के थ्योरीज भी सामने पेश कर रहे हैं। अरे तुम भी ना रसिक भाई, अरे भला जानवर क्यों टुकड़े चुन चुन कर फेंकेगा शहर में यहाँ वहाँ? मुझे लगता है कुछ पागल सिर फिरा है। सिटी और आउटर सिटी के हर थाने की हर मिसिंग रिपोर्ट का करंट स्टेटस निकलवाओ। घर से लौटे हुए, घर से भागे हुए, मारे गए मर्द और औरत दोनों। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दरअसल राजस्थान में जितने भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुझे उन सब की फाइल्स मेरी टेबल पर चाहिए। तो हम विक्टिम को औरत मानकर चल सकते हैं? चांसेस बहुत हाई हैं। ये बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं और औरत के, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई चांस लें। वेट करूंगा डॉक्टर। ब्रजेश भाई साहब, ओ ब्रजेश भाई साहब, पधारो राघव। ब्रजेश भाई साहब, हमारा माल कब मिलेगा? ग्राहक अल्लाह कर रहे हैं। अरे राघव, थारा ही काम शुरू कर रहा हूँ। क्या भाई साहब, अब शुरू करोगे तो डिलीवरी कब दोगे फिर? अरे तू चिंता ना कर, शाम तक पहुंचा दूंगा। आजकल शाम के बाद कोई ग्राहक दुकान में नजर नहीं आता। पूरी सड़क शमशान की तरह सुनसान लगे है। ठीक है, जल्द से जल्द पहुंचा देता हूँ। जल्दी कर देना। हाँ। और भाई साहब, ये दरवाजा बंद रखा करो, पता नहीं कब कौन सिर फिर अंदर घुस जावे, और कर जा अपना काम। दरवाजा बंद करते हुए जाना है।
कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी, एक कुल्फी ले लो कुल्फी, एक केसर बादाम वाली कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी। ए वैशाली चल नहा ले। मुझे कुल्फी खानी है बुआ। कुल्फी बाद में, चल पहले नहा ले। तब तक तो कुल्फी वाला निकल भी जाएगा। ठीक है, कुल्फी लेके सीधा घर वापस आ जाना, इधर उधर भटकने की जरूरत ना है, समझी के? समझी बुआ, जल्दी पैसे दो ना। ये कुल्फी ले लो कुल्फी, ये केसर बादाम वाली कुल्फी, ये केसर बादाम वाली कुल्फी। राम राम ब्रजेश भाई। राम राम राघव। इंतजार था। हाँ, इसमें 50 पाव किलो के हैं और 20 आधा किलो के और 1-1 किलो के 10 है। आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ क्या? ये सारा माल तो कल दोपहर से पहले साफ हो जाएगा। अरे दिवाली है दिवाली। तो कल फिर से ले आऊँगा ना। वो माल किसका है? वो माल को दे दो ना। अरे नहीं, वो किसी और का माल है। अपनी चोपड़ी खाते में लिखना भूलियो मत। आप भी मत भूलना। हाँ ठीक है। राम राम। सर 2 हफ्तों में 6 मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 4 घर लौटे और बाकी 2 जो नहीं लौटे वो? उनको लोकल पुलिस ने ट्रेस कर लिया सर। दोनों बच्चे थे। हमें जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसकी एज वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कोई एडल्ट। सर मैं जितने भी मिसिंग केसेस ट्रैक कर रही हूँ उसमें से कुछ निकल कर नहीं आया है। 2 महीने पहले के भी कई केसेस खंगाले मैंने, पर उन सभी केसेस में मिसिंग पर्सन्स घर लौट आए थे। स्टेट में हाल ही में हुए कोई और ऐसे केसेस? पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी केस ऐसा सामने नहीं आया जिसकी मोडस ऑपरेंडी हमारे केस से मिलती हो। सर कुछ लोग इस केस को निठारी कांड जैसा कह रहे हैं, तो कोई ऑटो शंकर केस को याद कर रहा है, कोई रमन राघव, तो कोई स्टोन मैन। ऐसे और 1 दर्जन केसेस मिलेंगे पब्लिक को इंटरनेट पर, क्योंकि आधी जानकारी और अफवाहें चुटकी बजाते ही जंगल में आग की तरह फैलती हैं। पर हमें शहर में जल्द से जल्द नॉर्मल से वापस लानी है। एक काम करो, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दो। मुझे शक है कि ये कातिल अपना काम कर चुका है, अब सिर्फ एक एक करके बॉडी के सारे पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है, किसी आइस स्टोरेज से, कोल्ड स्टोरेज से या फिर फ्रिज से। सर शायद पहले जलाने की कोशिश की होगी। मैंने अपने खबरियों के नेटवर्क से पूछताछ की जलने की बदबू के बारे में, लेकिन दिवाली होने के कारण हर तरफ सिर्फ पटाखों के बारूद का धुआं है। दिवाली? कोई है जिसने इस दिवाली के माहौल का पूरा फायदा उठाया है और ये भयंकर कांड कर गया है, लेकिन हम इसके पलड़े को और भारी नहीं होने दे सकते। रागिनी, अजय, हम इसके बिल में जाकर इसे घसीट कर बाहर निकालेंगे। हेलो सर, कांस्टेबल राजेश तोमर बोल रहा हूँ। हम यहाँ बबुआ टीले पर गश्त पर हैं। कुछ मिला? जी सर, यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, बालू में कटा हुआ पैर मिला है। फिर जलाने की कोशिश करना, फिर लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, फिर फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना और अंत में किश्तों में पूरे शहर में फेंकना। ये किसी बीमार दिमाग वाले का ही काम है। मैं ये मानता हूं कि शहर में पैनिक है, डर है, लेकिन इस डर को दूर करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस मैसेज को जितना दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए कि हमारी 12 टीम 24 घंटे एक्टिव है मुजरिम को ढूंढने में। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुजरिम एक ही है? 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन एक पकड़ा जाएगा, सब पकड़े जाएंगे। अगर एक से ज्यादा है तो क्या ये सीरियल किलिंग का केस है डीसीपी साहब? फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं, ये सीरियल किलिंग का केस मालूम नहीं होगा। ये किलर अच्छे से जानता होगा कि इसे ढूंढा जा रहा है, फिर भी डंके की चोट पे वो सारे बॉडी पार्ट्स फेंक रहा है। क्या वो आपसे 2 कदम आगे है? शहर हमारा छोटा नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि किलर इस वक्त पकड़ा नहीं गया, हमें चैलेंज कर रहा है, लेकिन यकीन जानिए कि जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द किलर लॉकअप में होगा। कोई टाइम लिमिट तो होगा सर? आप जितना सोच रहे हैं उससे काफी पहले ये केस सॉल्व किया जाएगा। साहब आजकल हमारी चोरों की बिरादरी की तो लगी पड़ी है। 2 दिन से तो शहर में कोई चोरी भी ना हुई। आपस में कुछ तो बातें होती होंगी। जुबानें तभी फिसलती है जब वो गीली हो। शराब के ठेके भी बंद पड़े हैं
बंदे घर बैठे दारू गटक रहे हैं, एक दूसरे को एक से एक अफवाह फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतनी रात को काम से कौन लौटता है? सर मैंने बहुत बोला सुपरवाइजर साहब को, डर लगता है रात को घर लौटते वक्त, लेकिन वो बोले कि डर तो सबको लगता है, सबको एक एक दिन करके रिस्क लेना ही होगा। आज क्या फेंका सर? धड़ कहाँ फेंका? सर खुद को एक पीस में घर पहुंचाने की कोशिश में हूँ सर। सर यही महल रोड पर रहता हूँ सर, आप ही लोग घर छोड़ दीजिए ना। मैडम कुछ नहीं, इसके पास सच में भिखारी है। ये सब समेटो और निकलो यहाँ से। एक 20 रुपये दे दीजिए ना मैडम, आपने मेरा सारा सामान इधर उधर कर दिया। तूने यहाँ आसपास किसी को कुछ फेंकते हुए देखा है? शाम के बाद इस तरफ कोई कुछ फेंकने नहीं आता मैडम सड़क पर। आप 20 रुपये फेंक दीजिए ना मैडम। राम राम ब्रिजेश जी। राम राम मालती। तीन दिन हो चुके हैं पंकज। सर 24 घंटे पेट्रोलिंग के अलावा 25 हिस्ट्री शीटर्स को बुलवाया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। सर हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ेगी जब क्रिमिनल हाथ में होगा। हमारी 12 टीम, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की टीम से अलग है, फिर भी मुजरिम कई कदम आ गए हैं हमसे। शायद आज पहला दिन है जब भी कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला। सर हो सकता है कि क्रिमिनल आउट ऑफ सिटी का हो, यहाँ का ना हो। यहाँ सिर्फ आता है, बॉडी पार्ट्स डंप करता है और चला जाता है। इसीलिए हम आउट ऑफ सिटी के मिसिंग केसेस भी खंगाल रहे हैं। 15 अक्टूबर को पहला और दूसरा बॉडी पार्ट मिला, 16 अक्टूबर को तीसरा और चौथा, आज 17 अक्टूबर है। हम इतना तो श्योर है ना ये एक ही बॉडी के पार्ट्स हैं? 99% सर, लेकिन अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कंफर्मेशन आनी बाकी है। पंकज मुझे लगता है ब्रेक थ्रू वहीं से मिलेगा जहां पे ये बॉडी पार्ट्स पाए गए हैं। इन इलाकों को बारीकी से कौन करे। ये है मेहताब चौक, जहां से हमें दाहिने पैर का टुकड़ा मिला, हमारा फर्स्ट। और यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर है संध्या पार्क, जहां से तकरीबन उसी वक्त हमें दूसरा बॉडी पार्ट मिला, यानी कि बाएं हाथ का टुकड़ा। और दूसरे दिन यानी कि 16 अक्टूबर को चित्रपुर, यहां गटर से हमें तीसरा बॉडी पार्ट मिला, यानी कि दाहिने हाथ का टुकड़ा, जो कि संध्या पार्क से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर। और सर उसी शाम को बबुआ टीला से हमें बायां पैर मिला। और चित्रपुर से बबुआ टीला के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर। सर बॉडी के सारे टुकड़े अर्ध जले थे। अब एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि डंपिंग के ये इलाके मेहताब चौक, चित्रपुर, संध्या पार्क और ये बबुआ टीला, ये सारे इस सर्कल में है सर, जो कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में। यानी सभी एक दूसरे से चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा शहर ढूंढने के चक्कर में हम इस चक्कर को मिस कर गए? सर हमारा पहला टारगेट इस एरिया की मिसिंग कंप्लेंट्स थी। हो सकता है कि विक्टिम कोई ऐसा हो जो मिसिंग तो हुआ, लेकिन उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। सर हमारा ये जो पूरा सर्कल है ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एरिया है, जो काफ़ी डेंस है, और कुछ जगह पे तो पॉश बिल्डिंग भी खड़ी हो चुकी है। हाँ, एरिया थोड़ा बड़ा है स्कैन करने के लिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं।
हम सीसीटीवी फुटेज का वेट नहीं कर सकते जिसमें कातिल एक और बॉडी पार्ट डंप करता हुआ नजर आ जाए। साहब हमने कचरा उठाना शुरू किया, 10-1 मिनट बाद यो भाई ने सबसे पहले देखा। जब तुम लोगों ने कचरा निकालना शुरू किया था तब ये सर नहीं देखा तुम्हें? नहीं साहब, काफ़ी कचरा उठा लिए थे, उसके बाद नजर नहीं मारी। मतलब जब लगभग पूरा खाली हो गया था तब मिला? आप खुद देख लीजिए ट्रक में हम कितना कचरा डाल चुके थे। और इस कटे हुए सर के अलावा कुछ मिला है? नहीं साहब, आपको फ़ोन करने के बाद हमें बोला गया कि कचरे का डब्बा दोबारा छान मारो। हमने किया पर कुछ नहीं मिला। सर मंडी में अब तक कोई सीसीटीवी नहीं मिला है। एक बात साफ है, खूनी दिन के वक्त यहाँ पर आया जब कचरा काफ़ी कम होता है। उसने ये कटा हुआ सर यहाँ फेंका और उसके बाद सारा दिन लोग उसके ऊपर कचरा फेंकते रहे। सर सुबह 9 बजे के पहले यहाँ भीड़ कम होती है। कुछ ठेले और टेम्पो वालों से बात की मैंने, किसी ने यहाँ किसी को ऐसे आते देखा नहीं है। सुंदर चौक मार्केट एरिया। सुंदर चौक मार्केट एरिया में आज एक और बॉडी पार्ट पुलिस के हाथ लगा है। इस बार एक औरत का सर पाया गया है। ये चौथा दिन है जब से इस भयंकर खूनी ने पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू किया है और सारे शहर में आतंक मचा रखा है। हमारे पास पुलिस के लिए बस एक ही सवाल है, कब पकड़ा जाएगा ये खूनी? कब लोगों को मिलेगी डर से राहत? आ गए हैं। हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स है वो एक ही विक्टिम के हैं और वो विक्टिम एक औरत है। और सर? मैं कंफर्मेशन के बिना 100% नहीं कह सकता, पर मुझे भी लगता है वो सर उसी औरत का है। फोटो आइडेंटिफिकेशन हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, पहचानने के बियॉन्ड जलाया गया है। एक और बात है। क्या डॉक्टर? मुझे लगता है खूनी ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाने की कोशिश की, फिर बीच में रोक दिया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर स्टोर किया और अब इंस्टॉलमेंट्स में पूरे शहर में डिस्पोज कर रहा है। राइट डॉक्टर, मैंने भी नोटिस किया था। सर से भी सड़ने की बदबू नहीं आ रही थी। आपके हाथों में एक बेहद ही विकृत मुजरिम का केस है इंस्पेक्टर। हाथ पैर फेंक चुका है, सर फेंक चुका है, अब धड़ बाकी। हमारी टीम सादे कपड़ों में हर कचरे के डंप के पास मौजूद रहेगी। जरा सा भी अंदेशा हो कोई कुछ फेंकने जा रहा है तुरंत धरना। यस सर। ये कुल्फी ले लो कुल्फी, ये ठंडी मीठी कुल्फी, ये काजू पिस्ते की कुल्फी। तुम दोनों मेरी टीम ज्वाइन करो तुरंत। मुकेश तुम मुझे सीधा अंबर नाके पर मिलो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम इस पूरे एरिया में फैल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इलाका बहुत बड़ा है। हम टीम्स बनाएंगे सर। मैं एक बात मान के चल रहा हूँ कि हमारी विक्टिम एक शादीशुदा औरत है और उसके सर फिरे पति ने ये कांड किया है, या फिर शायद कोई लव अफेयर है जिसमें किसी आदमी ने अपनी माशूका की जान ली है। सर ये मर्डर 15 अक्टूबर के पहले हुआ, ये बात तो पक्की है। तो इस डेट से पहले किसी मोहल्ले से कोई औरत गायब हुई हो, उसे देखा ना गया हो, ये पता करते हैं। शायद ये मर्डर 15 से पहले 13 को या 12 को हुआ हो, या फिर उससे भी पहले बॉडी कोल्ड स्टोरेज या फ्रीजर में रखी गई हो। संभावनाएं बहुत सारी हैं और इलाका बहुत बड़ा, लेकिन इस ऑपरेशन में फिर भी हमें इस अपराधी को धर दबोचना है। लाखों लोगों के बीच रैंडम सर्च आसान तो नहीं है। जितने भी टीम्स हों कम पड़े होंगे। बिल्कुल सही, इसीलिए हमने बाकी सारे केसेस को बैक बर्नर पर डालकर इस केस पर फोकस किया, ताकि ये साइको या सीरियल किलर जो कुछ भी था इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पब्लिक डर के अंधेरे में थी और हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। अब क्या बोलूं मैडम, पहले सबकी तरह डर लगता था, बाद में अखबार में खबर आई कटी हुई लाश औरत की थी, समझो डर दुगना हो गया है मैडम। नजर रखने के लिए भी तो टाइम चाहिए साहब। हम इतना काम में लगे रहते हैं, ना कुछ दिखता है ना कुछ सूझता है हमारे को। अगर मोहल्ले की कोई औरत 2 दिन 3 दिन 5-6 दिन नहीं दिखती तो उस औरत के बारे में मोहल्ले में कुछ तो बातें होती होंगी ना। बात कब होती साहब, जब कोई चक्कर वक्कर चले है किसी का। अब कोई दिखा नहीं तो कुछ भी हो सकता है। गाँव गई हो अपने, अब कोई बोल कर तो ना जावे, है ना। धंधा तो बहुत मंदा रहा मैडम। मतलब ये मान लो कि हमारी जिंदगी की सबसे फिक्की दिवाली होने वाली है। जिस किसी को भी फोन करो, ग्राहक हो सप्लायर हो, कोई शहर में नहीं है, सब बाहर गए। क्या आपके मुताबिक इस मंदी का कारण हत्याकांड है? और क्या हो सकता है मैडम, 5 दिन पहले तक सब ठीक था और अब देखो, मैं तो दरवाजा खोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि कोई आके मार न दे मुझे। हमारी हाथी गली में ऐसा कोई ना है जो गायब हुआ। गायब कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी जो तुम्हें दिखी ना हो कुछ दिनों से। दिखी ना हो? अब ये तो सोचने वाली बात हो गई मैडम। नहीं साहब, हमारे चिराग नगर में ऐसा कोई नहीं। पूरे इलाके का तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जो ना देखा हो।
क्यों भैया, कोई ऐसा है तुम्हारी गली में जो तुम्हें दिखाई ना दिया हो? ऐसा तो कोई ना है। तेरे घर वाले को पूछना, शायद उसे कुछ पता होगा। हमारी घरवाली तो काम पे गई है जी। क्या काम करती है तुम्हारी घरवाली? वो लोगों के घरों में खाना बनाती है। दोपहर को आ जाएगी, तब पूछ लूंगा। अगर कुछ होता है तो थाने में आकर बता दूंगा जी। आज भी कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला। हमारी टीम 12 से बढ़कर लगभग डबल हो चुकी है सर। 22 टीम फील्ड पर है इस वक्त। सर, हमारे शक के सर्कल की 19 गलियां स्कैन कर चुके हैं हम। खबरियों की टीम अलग है सर, वो हर मोहल्ले के हर घर में अपने नेटवर्क के साथ स्कैन कर रहे हैं। अजय, ये अंधेरे में चलाया हुआ एक तीर है। ऐसा अंधेरा जहां कातिल अगर हमारे सामने या हमारे बगल में खड़े होकर भी झूठ बोल रहा होगा तो भी शायद हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। पता चला हम ये पूरा सर्कल स्कैन कर रहे हैं और हमारा टारगेट सर्कल के बस 1 इंच बाहर है, या फिर 1 किलोमीटर, और हो सकता है शायद 10 किलोमीटर। ये ऐसे अंधेरे में चलाया गया तीर है जहां अगर रोशनी होती भी तो भी शायद टारगेट नजर नहीं आता। ये भी अंधेरे में चला एक तीर ही समझो साहब, लेकिन तीर कहीं लगा तो है। गोविंद, एड्रेस बताओ, डिटेल्स। अरे एयरपोर्ट रोड पे भीमसेन कॉलोनी है, वहाँ की कोठी नंबर 4 में कोई पूजा काम करने आती है रोज। कॉलोनी का वॉचमैन बोल रहा था कि वो 5 दिन से काम पर नहीं आई। आपके घर कोई पूजा नाम की औरत काम करती है? जी हाँ, करती है, खाना बनाती है, लेकिन इस वक्त है नहीं वो यहाँ पर। आज भी नहीं आई। आज भी? कितने दिनों से नहीं आ रही है? लगभग 5 दिनों से। उसका फ़ोन नंबर देंगी प्लीज़? उसका फ़ोन तो 5 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। 1 मिनट में आपको नंबर देती हूँ। ये पूजा आती कहाँ से? एड्रेस तो नहीं मालूम, हाँ, लेकिन हाथी गली में ही कहीं पर रहती है, इतना पता है। यही घर है? हाँ साहब, पता किया मैंने, पूजा का घर यही है। पति ब्रजेश कौशिक, खान सामा है। सर, यहाँ तो मैं पहले आ चुकी हूँ। पूजा यहीं रहती है? जी, यहीं रहती है वो। मैंने जिस आदमी से बात की थी उस घर के बाहर, वो कौन था? वो तो ब्रिजेश जी हैं, पूजा के पति। उस दिन उसने कहा था कि उसकी पत्नी काम पर गई है, लेकिन वो जहाँ काम करती है वो लोग बोल रहे थे कि वो 5 दिनों से आई नहीं। माजरा क्या है? मैडम जी, अब आप बोल रहे हैं तो हमारे को भी कुछ खटक तो रहा है। पूजा कुछ दिनों से दिखी नहीं है, ना ही उसकी बेटी दिखी है। घर पे ताला लगा हुआ है, ब्रिजेश भी नहीं है घर पे। तुम्हें पता है कहाँ हो सकता है वो? मैडम, आप उस राघव से पूछ सकती है। सर, इस खान सामा ब्रजेश कौशिक का भी फ़ोन ऑफ है। मुझे लगता है कि जब डायरेक्ट रागिनी से बात हुई थी तब इस बंदे को शायद भनक लग गई होगी। तुम हो कहाँ राघव? अपनी दुकान पर। और कहाँ मैडम? तुम यहाँ ब्रिजेश के घर पर आ जाओ अभी। अभी? बात क्या मैडम? धड़ यही है। अंधेरे में चला हुआ तीर सीधे निशाने पर लगा है। शायद ये ब्रजेश कौशिक ही हमारा मुजरिम है और इसकी बीवी पूजा हमारी विक्टिम। सर, पड़ोसन मालती कह रही थी कि ब्रजेश की एक बहन है जिसका नाम छाया है और वो चिराग नगर में रहती है। सर, इनसे तो मिल चुका हूं मैं, चिराग नगर में। छाया, ब्रजेश की बेटी वैशाली पिछले 5 दिनों से तुम्हारे साथ थी? जी हाँ साहब जी। ब्रजेश कहाँ इस वक्त? ब्रिजेश भाई साहब तो कल आए और वैशाली को अपने साथ ले गए। और वो अपनी बेटी वैशाली को तुम्हारे घर कब छोड़कर गया था? करीबन 6 दिन पहले, 14 अक्टूबर को। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैशाली हमारे साथ रह सकती है, लेकिन पूजा भाभी गई कहाँ है? वो किसी काम से 2-4 दिन के लिए बाहर गई है।
बेटा वैशाली, थारा बापू थारे को लेने 2-4 दिन में आ जाएगा। तब तक बुआ जी को तंग नहीं करना, ठीक है? चल। झूठ बोल रही हो तुम। पिछले 5 दिनों से पूजा काम पर नहीं गई है और अब उसका जला हुआ धड़ हमें ब्रिजेश के घर में उसके फ्रिज के अंदर से मिला है। हे राम, मारे को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता साहब जी। अब ये नाटक बंद करो। अब ब्रिजेश वैशाली को कहाँ लेकर गया है ये बताओ जल्दी। मारे को कैसे पता होगा साहब जी? कोई और रिश्तेदार है उसका? हमारी बड़ी बहन मंजू जैसलमेर में रहती है। जैसलमेर का एड्रेस और मंजू का फोन नंबर तुरंत बताओ। पूजा के माँ बाप कहाँ रहते हैं? बिहार में धीमंतपुर गांव में साहब जी। नंबर है उनका? बापू, माई कहाँ है? थारी माई कहीं चली गई है। मारे को माई चाहिए बापू। ठीक है, देखता हूँ कहाँ गई है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? थारे मंजू बुआ के पास। वहाँ क्या करेंगे? दिवाली मनाएंगे, ठीक है? हमने पूजा को पूरे 5 दिन से नहीं देखा, फिर भी सूझा कैसे नहीं? और मैडम जी, हम तो खुद ब्रजेश भाई से बहुत संभल के बात करते थे कि भाई सड़की आदमी है, कब किस बात को दिलो दिमाग में ले जावे। लगता है इसी ने अपनी बीवी को मारकर जलाया और फिर टुकड़े कर दिए। मैडम जी, 14 अक्टूबर की रात को हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ से धुआं निकल रहा है। ब्रिजेश, धुआं? काका साहब, वो माल तल रहा था, मिट्टी का तेल खत्म हो गया। अरे भाई, ये काम दिन में किया करो ना। जी अभी बंद कर ही देता हूँ। हे भगवान, ये ब्रिजेश अपनी ही पत्नी को जला रहा था। हम सब जानते थे वो थोड़ा अड़ियल है, थोड़ा पागल है, लेकिन इस हद तक? पागल था, सनकी था, अड़ियल था। कोई बीमारी थी क्या उसको? बीमारी तो नहीं मैडम, पर जिंदगी में ऐसा झटका खाया उन्होंने कि उसके बाद संभाल नहीं पाया अपने आप को। नहीं ब्रिजेश जी, मारे को तो नहीं दिखी जयश्री। रात को तुम्हारे बगल में ही सोई हुई थी, सुबह होते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दरवाजा भी खुला हुआ था घर का। अच्छा। नहीं भाई साहब, जयश्री भाभी मारे से तो कुछ ना बोली। आप उन्हें फोन क्यों नहीं लगाते? अरे 1000 बार फोन किया, फोन उठा ही नहीं रही है। दो दिन तक वो उसे फोन करते रहे पर कोई जवाब नहीं आया। ये जयश्री ब्रिजेश की पहली पत्नी थी? जी। कहाँ चली गई थी वो और क्यों? ये तो कभी बताया नहीं ब्रिजेश ने, लेकिन ये जरूर बताया था कि उनकी बात हुई थी जयश्री से। अरे जयश्री, तुम हो कहाँ? ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? ब्रिजेश तुम्हारे को 2 दिन से फोन कर रहे, मैंने फोन नहीं उठाया, सोचा खुद ही समझ जाओगे, लेकिन नहीं हुआ, तो बता रही हूँ कि अब से ये फोन बंद ही रहेगा। क्या गलती हो गई मारे से? हैं? कहाँ हो तुम? क्या हो गया तुम्हें जयश्री? मारे को कोई मिल गया है, भाग गया है, उसी के साथ तुम्हारे को भूल जाना, अब मैं वापस नहीं आने वाली। और हाँ, अब से ये फोन भी बंद रहेगा। जयश्री, जयश्री, जयश्री! जयश्री भाभी के धोखे से ब्रिजेश भाई साहब पूरी तरह टूट चुके थे साहब जी। 6 साल हो चुके थे इस बात को, लेकिन वो भुला ही नहीं पा रहे थे। दिमाग ही खराब हो गया था उनका। और ये पहली बीवी का गुस्सा दूसरी बीवी पूजा पर क्यों निकाला इसने? ये भी छोड़कर जाने वाली थी इसे? ये तुम्हारे को नहीं पता साहब जी, लेकिन काफी समझा बुझाकर ब्रिजेश भाई साहब को पूजा के साथ शादी करने के लिए तैयार करवाया था हमने। रिश्ता कैसा था इन दोनों का? हर पति पत्नी जैसे थे मैडम, पर ब्रिजेश भाई ने ऐसा क्यों किया? ये पूजा का कोई दोस्त था क्या? कोई मर्द? जी नहीं, मतलब मारे को नहीं पता। ये जो दूसरी पत्नी थी ना पूजा, वो यहाँ की नहीं थी, मतलब वो कहीं बिहार साइड की थी। और हमने तो ये भी सुना था कि ब्रजेश ने पैसे वैसे देकर उससे शादी की थी। उसके लहजे से ही हमें लगा था कि वो यहाँ की नहीं है। चार महीने भी नहीं हुए थे जयश्री को भागे जब ब्रिजेश जी पूजा को ब्याह कर ले आए बिहार से। लेकिन मैडम, ये खरीदने वरीदने वाली बात मारे को नहीं मालूम। मारे को मालूम है मैडम, ब्रजेश भाई ने मारे को खुद बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। किस बात का डर?
ब्रजेश भाई, आप बुरा ना मानो तो हमारे को थारे से एक बात करनी है। जब से थारी पहली पत्नी जयश्री भागी, आप ठीक ना लग रहे। मारे को उसने बताया भी नहीं कि मारे में क्या कम है। ऐसे कैसे चली गई? उस बात को तो 6 साल हो गए हैं और आपकी 5 साल की बेटी भी है और दूसरी पत्नी पूजा भी। आप उस पर भी शक कर रहे हो? उसने भी भागने की धमकी दी है क्या? धमकी नहीं, ताने देती है। और ये तानों का दर्द धमकियों से ज्यादा हुआ है। अरे हम नहीं कहते हो के पास, वो कुछ सामने से चल के हमसे हालचाल पूछने आया था। क्यों हालचाल पूछ रहा था? हैं? आज ये राजू मैकेनिक थारी खबर ले रहा है। उस दिन वो किराने वाले तारे बारे में पूछ रहा था। और ये धोबी, उसके साथ तू हंस खेल कर बात कर रही थी। अरे तो हम क्या किसी से बात नहीं कर सकते हैं? मोहल्ले में औरतों की कमी हो गई के, जो तू चुन चुन के मर्दों के साथ हाँ ही कर रही है? हम कोनो हु हा नहीं करते हैं। ये सब तोहरे दिमाग का वहम है। जो भी है, तू मारी है। थारे को मैंने पैसे से खरीद लिया, समझी? तू मारे से गद्दारी नहीं कर सकती है। पैसा पैसा जब देखो तब पैसा की बात करते हो तुम। अगर तुम हमको पैसा देकर खरीद सकते हो ना, तो कोई और भी खरीद सकता है, समझे? क्या बोली? क्या कर रहे हो? साले मरा दो तुम। पैसा देके बहाने का जरूरत पड़ा है तुमको। हमारी अक्ल पे पत्थर नहीं पड़ा है और ना ही हमारा कान बंद है, सब जानते हैं। कोनो जैसे थे ना जो भाग गई। मर्द हो ना, तो फिर काहे भागी किसी गैर मर्द के साथ में? बोलो ना, मर्द हो। ब्रजेश भाई हमेशा अतीत में जीते थे। मतलब वो होते यहाँ थे पर दिमाग उनका वहीं रहता था हमेशा, वो जयश्री वाले दिनों में। देखिए ना मैडम, क्या क्या कांड हो गया हमारे ही पड़ोस में और हमारे को भनक तक ना लगी। ब्रजेश कौशिक, आप कौन जी? तो तूने 14 अक्टूबर को तय किया कि तू अपनी बीवी पूजा को मार डालेगा। हाँ जी। और इसीलिए तू अपनी बेटी वैशाली को 14 की शाम को अपनी बहन छाया के घर छोड़ा। हाँ। क्यों मारा पूजा को? जुबान कैंची की तरह चलने लग गई थी उसकी। मारे को नीचा दिखाती थी वो। तो मैंने मन में सोच लिया था कि इसको वो नहीं करने दूंगा जो जयश्री ने हमारे साथ किया था। देखो, हर बात पर अगर इतना शक करोगे ना, तो जयश्री की तरह एक दिन हम भी भाग जाएंगे और वैशाली को भी साथ ले जाएंगे। कह देते हैं आप। क्या बोली साली तू? भाग जाएगी? इधर है, क्या बोली? पागल कहीं के, दिमाग खराब हो गया क्या? जाके अपने पागलपन का इलाज कराओ। तुम ना उस जयश्री के साथ में भी ऐसा ही करते होगे, इसीलिए तो छोड़कर भाग गई। हमारा ही किस्मत फूटा है जो हमारे अम्मा बाबू हमें तोरे गले बांध दिए। तुम ना साला किसी औरत के लायक नहीं हो। हट! जयश्री ने जो मारे साथ किया, वो बात हमारे दिल और दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि वो मारे को छोड़ के क्यों चली गई। और अब ये पूजा, ये भी हमारे साथ वही करने वाली थी। मारे को हमेशा धमकी देती थी छोड़ के जाने की। तो तूने उसे मार डाला? अरे तो पूजा भी मारे को छोड़ के चली जाती तो मैं तो मर ही जाता ना साहब। इसलिए मैंने सोच लिया कि किसी भी हालत में ये भागनी नहीं चाहिए और इसको रोकने का एक ही तरीका था। अरे वैशाली कहाँ है? हमने पूछा कि वैशाली कहाँ है। छाया के घर रहेगी 2-4 दिन। क्यों? ना हमसे कुछ पूछा ना कुछ नहीं, बस छोड़ा है बच्ची को। काहे? क्योंकि मारी मर्जी।
एक मर्द की मर्जी, मर्द जो चाहेगा ना वो फैसला करेगा। मर्द तुम तो जो जयश्री घर छोड़कर भागी थी, तोहरा से इजाजत लेकर भागी थी, बता के गई थी मर्द को। मैं उसको चला नहीं पाया क्योंकि पड़ोसी आके हमारे से अनाप शनाप पूछने लग गए। जयश्री भाग गई, किसके साथ भागी, क्यों भागी, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम मारे को बता के तो जाती कि मारे में क्या कमी थी। हमारी बहन ने भी मारे को कभी नहीं बताया कि मारे में क्या कमी है। जल गई? क्या कह रहे हो भाई साहब? जयश्री को लेके उसके साथ हमारा झगड़ा हो गया और गुस्से में आके उसने अपने आप को आग लगा ली। तुम ना जयश्री को लेकर पागल हो चुके हो और अब पूजा भाभी भी। अरे अब करूं क्या पूजा का? मारे को कुछ नहीं पता, अस्पताल ले जाओ, जो करना है करो, मारे को थारे पछड़े में नहीं पड़ना। तो तुमने अपनी बीवी पूजा को मार डाला, उसे जलाने की कोशिश की और फिर आधी जली हुई लाश के टुकड़े करके उसे अपने घर की फ्रिज में रखा। पहले कभी किया ही नहीं था, इसलिए पता ही नहीं था करे तो करे क्या। तूने ये बात की पूजा जल चुकी है, मर चुकी है, अपनी छोटी बहन छाया को बताई थी क्या? हाँ। मारे को नहीं पता था साहब जी कि मेरे भाई साहब ने पूजा भाभी के साथ ये सब किया है। 5 दिनों तक पूजा गायब रही। उसकी बेटी वैशाली तुम्हारे घर पर थी और तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि अपने भाई से जाकर पूछो कि बात क्या है। हमने तुमसे पूछा था पर तुमने कुछ नहीं बताया। सारा शहर डर के मारे कांप रहा था और तुम फिर भी चुप बैठी रही। छाया, तुम भी उतनी दोषी हो जितना कि तुम्हारा सरफिरा भाई। मारे को नहीं पता था शहर में मची अफरा तफरी मारे भाई साहब के कारण। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई साहब पूजा भाभी के साथ ये सब कर सकते हैं। तूने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुझे वहम था कि तेरी बीवी पूजा भाग जाएगी। जयश्री पे तो मैंने शक भी नहीं किया था, फिर भी वो मारे को छोड़कर चली गई। मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मारे में क्या कमी थी। और अब ये दूजी पूजा, ये भी मारे को छोड़ के चली जाती तो मैं तो चकरा ही जाता ना साहब। एक सीधा साधा नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। पूरे शहर में आतंक मचा रखा था इसने। इस आदमी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, बहुत खस्ता हालत थी इसकी मेंटल कंडीशन की। हाँ, काफी बीमार था दिमागी तौर पर। लेकिन जब उसके जुर्म का खुलासा हुआ तो सबसे ज्यादा शॉक्ड उसके इमीडिएट पड़ोसी थे, क्योंकि जब कभी वो लोग शहर में चल रहे डर के माहौल को डिस्कस करते थे तो ये आदमी ब्रिजेश कौशिक किसी थर्ड पार्टी की तरह उनके साथ मिलकर डिस्कस करता। और यही नहीं, विक्टिम के लिए खेद भी व्यक्त करता था। किसी को भी उस पर शक नहीं था, यहां तक कि हमें भी नहीं जब हम उससे पहली बार मिले थे। बट यस, हमने अंधेरे में तीर चलाया, शॉट इन द डार्क, और हम उस तक पहुंच पाए। उसकी गिरफ्तारी के बाद समझो पूरे शहर की जान में जान आई। ब्रिजेश कौशिक को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पूजा की लाश के सारे हिस्से जोड़ दिए गए और शव को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। ब्रिजेश और पूजा की बेटी वैशाली की देखरेख अब चिल्ड्रंस होम कर रहा है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में